India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। कोर्ट्स राउंडअप में आपका बहुत स्वागत है। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू। कोर्ट की कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट, लो कोर्ट्स तक के फैसलों को रखेंगे आपके सामने। तो आइए शुरू करते हैं कोर्ट्स राउंडअप। India Legal presents Courts Roundup. एक महत्वपूर्ण फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने लक्षद्वीप में तैनात एक न्यायिक अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करने के केरल हाईकोर्ट के 2022 के फैसले को पलट दिया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने चेरिया कोया बनाम मोहम्मद नाजर एमपी और अन्य के मामले में केरल हाईकोर्ट द्वारा प्रक्रियात्मक चूक को उजागर किया है। ये विवाद तब शुरू हुआ जब हाईकोर्ट ने एक आपराधिक मुकदमे में कुप्रबंधन के लिए अधिकारी के खिलाफ आरोपों पर कार्रवाई की, जिसमें गवाहों की जिरहा की अनुमति नहीं देना और पर्याप्त सबूतों के बिना आरोपी को दोषी ठहराना था। इन कार्रवाइयों के कारण 23 दिसंबर 2022 के हाईकोर्ट के फैसले के आधार पर अधिकारियों को जांच लंबित रहने तक निलंबित कर दिया गया। हालांकि न्यायमूर्ति ऋषिकेश रॉय और न्यायमूर्ति एस.वी.एन. रामभट्टी की सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने केरल हाईकोर्ट में कार्रवाई के अंदर एक महत्वपूर्ण चूक की ओर इशारा किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हाईकोर्ट ने अमीनी के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट से संपूर्ण रिकॉर्ड की प्रतीक्षा किए बिना अपना निर्णय दिया है, जो निर्णय के 3 दिन बाद ही प्राप्त हुए। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट के फैसले के परिणाम स्वरूप न्यायिक अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई को निराधार माना गया और मामले को नए सिरे से समीक्षा के लिए केरल हाईकोर्ट को वापस भेज दिया गया। शीर्ष अदालत ने केरल हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को बहाल याचिकाओं का शीघ्र पुनः मूल्यांकन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। दिल्ली हाईकोर्ट ने माना कि जहां न्यायालय को आरोपी को दोष गुण के आधार पर रिहा करना उचित लगे, वहां जमानत रोकना दंड के समान है। जस्टिस चंद्रधारी सिंह ने कहा है कि अगर न्यायालय को आरोपी को गुण दोष के आधार पर जमानत देना उचित लगे तो उक्त राहत रोकना दंड के समान माना जाएगा। न्यायालय ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 7 के तहत दर्ज भ्रष्टाचार के मामले में लोक सेवक युद्धवीर सिंह यादव को नियमित जमानत देते हुए ये टिप्पणी की है। यादव दिल्ली पुलिस में उप निरीक्षक के पद पर कार्यरत थे। आरोप है कि उन्होंने 2.5 लाख रुपए की रिश्वत मांगी और स्वीकार की। जस्टिस सिंह ने कहा कि न्यायालय को ये ध्यान में रखना चाहिए कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 483 के तहत नियमित जमानत के मामले में राज्य के व्यापक हित को ध्यान में रखा जाना चाहिए। अदालत ने कहा कि किसी सरकारी अधिकारी के खिलाफ रिश्वतखोरी के आरोपों से संबंधित अपराधों से निपटने के दौरान न्यायालयों द्वारा संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है, क्योंकि इससे उन सरकारी कर्मचारियों पर जनता का भरोसा कम होता है जो कि उनकी रक्षा करने के लिए कर्तव्यबद्ध है। उन्होंने कहा कि जमानत आवेदन को मंजूर या अस्वीकार करना न्यायालयों के न्यायिक विवेक पर निर्भर करता है। विवेक का प्रयोग प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के संबंध में किया जाएगा। जस्टिस सिंह ने कहा कि यादव के विरुद्ध मामला ऐसे अपराधों से संबंधित है जिसमें अधिकतम कारावास 7 वर्ष तक है और उनके विरुद्ध जांच पूरी हो चुकी है। न्यायालय ने जमानत देते हुए कहा कि याचिकाकर्ता के विरुद्ध लगाए गए आरोप गंभीर प्रकृति के हैं और जनता की नैतिकता के विरुद्ध हैं। हालांकि साथ ही इस न्यायालय को स्थापित कानून को ध्यान में रखना और उनका मूल्यांकन करना आवश्यक है और सजा के रूप में जमानत नहीं रोकी जानी चाहिए। ये बार बार कहा गया कि जमानत से वंचित करना सजा के रूप में माना जाना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को तब तक निर्दोष माना जाता है जब तक कि विधिवत ट्रायल न हो जाए और दोषी साबित न हो जाए। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि अगर उम्मीदवारों
की ओर से विरूपित सार्वजनिक संपत्ति सफाई कर दी जाती है तो वह अगले दिन दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ डूसू चुनाव के लिए मतगणना की अनुमति दे देगा। चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस तुषार राव गेडेला की खंडपीठ ने टिप्पणी की कि चुनाव लोकतंत्र का उत्सव है, न कि धन शोधन का उत्सव। चीफ जस्टिस ने कहा कि शहर में हर दिन कोई न कोई संकट हो रहा है, डेंगू, मलेरिया है और ये सब इसीलिए है क्योंकि हम जगह जगह गंदगी फैला रहे हैं और ये लोकतंत्र का उत्सव है, इसे धन शोधन का उत्सव नहीं माना जाना चाहिए। हमने ये बात बहुत स्पष्ट शब्दों में कही है। पिछले महीने पीठ ने दिल्ली विश्वविद्यालय और अन्य कॉलेजेस में चुनावों के लिए मतगणना की प्रक्रिया को उम्मीदवारों द्वारा सार्वजनिक संपत्तियों को विरूपित और तोड़फोड़ करने के कृत्यों में लिप्त होने के मद्देनजर रोक दिया था। न्यायालय एडवोकेट प्रशांत मनचंदा की ओर से 2017 में दायर याचिका पर विचार कर रहा था, जिसमें सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने वाले उम्मीदवारों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई थी। याचिका में उन क्षेत्रों के नुकसान को हटाने और नवीनीकरण की भी मांग की गई थी। मनचंदा ने हाल ही में डूसू चुनावों के दौरान हुई तोड़फोड़ और नुकसान के खिलाफ एक आवेदन दायर किया था। आज चुनाव लड़ने वाले 2 उम्मीदवारों ने मामले में याचिकाकर्ता के रूप में पक्षकार बनने की मांग करते हुए एक नया आवेदन दायर किया। सुनवाई के दौरान पीठ ने अदालत में मौजूद 2 उम्मीदवारों से सभी पोस्टर और स्टिकर हटाने और जगह को साफ करने के लिए कहा है। दोनों उम्मीदवारों की ओर से पेश हुए वकील ने कहा है कि वह ये सुनिश्चित करेंगे कि लॉयन सेंटर 2 और रामजस कॉलेज जहां वे पढ़ रहे हैं की सफाई, जो परिसर की सफाई की जाए और दिल्ली विश्वविद्यालय के साथ समन्वय करके रंगरोगन किया जाए। अदालत ने दोनों उम्मीदवारों को अगली सुनवाई की तारीख से कम 3 दिन पहले स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया। अब मामले की सुनवाई 21 अक्टूबर को होगी। राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर पीठ ने एक सरकारी कर्मचारी के खिलाफ आदेश जो जारी वसूली आदेश को रद्द कर दिया है, जिसे राज्य के वित्त विभाग ने जारी किया था। कर्मचारी विभाग की ओर से की गई एक गलती के कारण लगभग 30 वर्षों से अधिक वेतन प्राप्त कर रहा था। ऐसा करते हुए हाईकोर्ट ने पाया कि कर्मचारी ने अधिक वेतन पाने के लिए विभाग को गुमराह नहीं किया था और वास्तव में गलती विभाग ने की थी। पंजाब राज्य और अन्य बनाम रफीक मसीह और अन्य में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का हवाला देते हुए न्यायमूर्ति विनीत कुमार माथुर की एकल न्यायाधीश पीठ ने कहा है कि याचिकाकर्ता कर्मचारी का मामला सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय में उल्लेखित मापदंडों के अंतर्गत आता है। रफीक मसीह मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ऐसी स्थितियां निर्धारित की थी जिसमें गलती से अधिक वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों से वसूली नहीं की जा सकती थी और ऐसी ही एक स्थिति वह थी जहां पर वसूली आदेश जारी होने से 5 वर्ष पहले से अधिक समय तक अधिक भुगतान किया था। न्यायालय ने एक कर्मचारी की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई कर रहा था और जिसके खिलाफ राज्य सरकार ने इस तथ्य के आधार पर वसूली शुरू की थी। सरकारी विभाग की ओर से कुछ त्रुटि के कारण याचिकाकर्ता को उसके हक से अधिक वेतन दिया गया था। राज्य सरकार द्वारा ये तर्क दिया गया कि याचिकाकर्ता को एक सद्भावनापूर्ण त्रुटि के तहत वेतन में अधिक राशि की भुगतान किया गया था और ये कानून में एक स्थापित स्थिति थी कि कर्मचारी को दी गई अतिरिक्त राशि जिसका वह हकदार नहीं था हमेशा वसूल की जा सकती है। मद्रास उच्च न्यायालय ने स्मार्टफोन निर्माता सैमसंग के खिलाफ चेन्नई के पास विरोध प्रदर्शन कर रखे 8 श्रमिकों की गिरफ्तारी के मद्देनजर दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका को बंद कर दिया। न्यायमूर्ति पीबी बालाजी और न्यायमूर्ति जी अरुल मुरुगन की पीठ को बताया गया कि इन श्रमिकों को पहले ही रिहा कर दिया गया है और ऐसे में चूंकि श्री पेरबंदूर में मजिस्ट्रेट ने 8 श्रमिकों को न्यायिक हिरासत में भेजने से इनकार कर दिया था, इसलिए उन्हें गिरफ्तारी के कुछ घंटों बाद रिहा कर दिया गया। इसमें कहा गया है कि उच्च न्यायालय ने एक अलग मामले में पहले से ही ये सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त सबूत और पर्याप्त सुरक्षा उपाय किए थे कि श्रमिक शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन जारी रख सके, बशर्ते वे श्री पेरबंदू सैमसंग फैक्ट्री आउटलेट पर काम जारी रखने के इच्छुक लोगों को बाधित न करें। तमिलनाडु पुलिस ने 8 अक्टूबर को शाम करीब 5 बजे 8 कर्मचारियों को गिरफ्तार किया। सैमसंग के सैकड़ों कर्मचारी जो फैक्ट्री कर्मचारी थे उनके द्वारा श्रमिक संघ की मान्यता, काम के घंटों में सुधार और बेहतर
वेतन की मांग को लेकर किए गए विरोध प्रदर्शन के बीच ये गिरफ्तारियां की गई। इसके बाद मुथु कुमार नामक व्यक्ति ने 8 श्रमिकों की रिहाई सुनिश्चित करने के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की। याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व करते हुए अधिवक्ता एनजीआर प्रसाद ने उच्च न्यायालय को बताया है कि पुलिस श्रमिकों के शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन में हस्तक्षेप कर रही है और उन्हें अवैध रूप से हिरासत में लिया गया है। राज्य का प्रतिनिधित्व अतिरिक्त लोक अभियोजक दामोदरन ने किया है और जिन्होंने कहा है कि ये श्रमिक अब गिरफ्तार नहीं है। इस प्रकार एपीपी ने कहा है कि मामले में कोई भी अवैध हिरासत नहीं थी। जैसा कि याचिका में आरोप लगाया गया, इसे देखते हुए न्यायालय ने बंदी प्रत्यक्षीकरण मामले को बंद करने की कार्रवाई शुरू की है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने हाल ही में छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले में छत्तीसगढ़ के पूर्व नौकरशाह अनिल टुटेजा, अनवर डेबर, जो कि रायपुर के मेयर के भाई हैं, और 2 अन्य के खिलाफ उत्तर प्रदेश में शुरू की गई आपराधिक कार्रवाई को रद्द करने से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा और न्यायमूर्ति राम मनोहर नारायण मिश्रा ने कहा है कि यदि सर्वोच्च न्यायालय ने संबंधित मामले में धन शोधन का मामला रद्द भी कर दिया तो भी इससे टुटेजा और अन्य के खिलाफ उत्तर प्रदेश में शुरू की गई आपराधिक कार्रवाई जारी रखने पर रोक नहीं लगेगी। न्यायालय ने कहा कि धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 पीएमएलए की धारा 50 के तहत ईडी द्वारा एकत्र किए गए और उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ साझा किए गए गवाहों के बयान उत्तर प्रदेश यूपी में शुरू की गई आपराधिक कार्रवाई का आधार बन सकते हैं। टुटेजा ने कहा है कि अन्य के खिलाफ मामला कांग्रेस नेता भूपेश बघेल के मुख्यमंत्री काल के दौरान छत्तीसगढ़ में 2000 करोड़ रुपए के शराब सिंडिकेट रैकेट के संचालन के आरोपों से जुड़ा हुआ है। ईडी ने 4 जुलाई 2023 को इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया है और अपनी जांच के दौरान ईडी ने ये भी पाया है कि मामले का यूपी से भी संबंध है। ईडी द्वारा 28 जुलाई 2023 को भेजे गए संचार के आधार पर उत्तर प्रदेश द्वारा 30 जुलाई 2023 को टुटेजा और अन्य के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज की गई थी। इस साल 8 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की जुलाई 2023 की मनी लॉन्ड्रिंग शिकायत को इस आधार पर खारिज कर दिया कि कोई पूर्वगामी अपराध नहीं था। इस मामले के 4 आरोपी अनिल टुटेजा, अनवर डेबर, अरुण पति त्रिपाठी और निरंजन दास ने फिर यूपी पुलिस की एफआईआर को भी रद्द करने के लिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है और उच्च न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला है कि यूपी पुलिस की एफआईआर बरकरार रखी। साथ ही टुटेजा तथा अन्य याचिकाकर्ताओं के खिलाफ यूपी में मामला रद्द करने से इनकार कर दिया। बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा है कि श्री साईं बाबा संस्थान ट्रस्ट शिरडी निश्चित रूप से एक धार्मिक और धर्मार्थ ट्रस्ट है और इस प्रकार 2005 से 2019 के दौरान हुंडी या नगद संग्रह बॉक्स में प्राप्त 159 करोड़ 12 लाख रुपयों के गुमनाम दान को आयकर से छूट दी जा सकती है। जस्टिस गिरीश कुलकर्णी और जस्टिस सोमशेखर सुंदर सन की खंडपीठ ने आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण या आईटीएटी के 25 अक्टूबर 2023 के आदेश को बरकरार रखा, जिसमें कहा गया था कि ट्रस्ट धर्मार्थ और धार्मिक दोनों हैं और इस प्रकार अपने गुमनाम दान को आयकर से छूट के लिए पात्र हैं। अब मामले में विवाद का विषय ये था कि क्या श्री साईं बाबा संस्थान ट्रस्ट शिरडी को विशेष रूप से इसके गुमनाम दान के लिए कर से छूट दी जा सकती है। आयकर विभाग ने तर्क दिया कि ट्रस्ट एक धर्मार्थ संस्था है क्योंकि गुमनाम दान कुल दान के 5% से अधिक है और इसीलिए अधिनियम के प्रावधान के तहत कर योग्य है। ये विचार था कि एक ट्रस्ट के रूप में करदाता की स्थिति केवल धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए मौजूद थी, जो आयकर अधिनियम की धारा 80G के तहत प्राप्त प्रमाण पत्रों से स्पष्ट था। और विभाग ने यह भी तर्क दिया कि दान के तहत प्राप्त कुल राशि में से एक छोटी राशि का उपयोग धार्मिक उद्देश्यों के लिए किया गया था, जो कि ट्रस्ट के इस दावे के विपरीत है कि उसके पास धार्मिक दायित्व भी है।
अधिनियम की धारा 80G केवल उन ट्रस्टों को पंजीकृत करती है जो कि भारत में केवल धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए स्थापित किए गए और उसमें कोई धार्मिक गतिविधियां नहीं है। दूसरी ओर ट्रस्ट ने तर्क दिया कि उसके पास धार्मिक और धर्मार्थ दोनों दायित्व हैं और इस तहत अनिवार्य रूप से उसके गुमनाम दाम जो है वो उस पर नहीं लगाया जा सकता है। पीठ ने साईं बाबा ट्रस्ट अधिनियम की धारा 21 को भी ध्यान में रखा है, जिसके तहत ट्रस्ट को मंदिर के रखरखाव, उसमें अनुष्ठानों और समारोहों के संचालन और प्रदर्शन और भक्तों के दर्शन, प्रार्थना करने और धार्मिक उत्सव मनाने के लिए सुविधाएं प्रदान करने के लिए काम करना अनिवार्य है। पीठ ने आयकर विभाग द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने एक प्रेस नोट जारी किया है, जिसमें अनुच्छेद 21 के तहत संवैधानिक आदेश के अनुसार कैदियों को समान व्यवहार प्रदान करने के उद्देश्य से जनहित याचिकाओं के माध्यम से राज्य में महत्वपूर्ण जेल सुधारों को लागू करने की दिशा में उठाए गए महत्वपूर्ण कदमों पर प्रकाश डाला गया है। सबसे पहले इसमें हाईकोर्ट में लंबित शून्य मृत्यु संदर्भ मामलों की उपलब्धि का उल्लेख है। वर्ष 2024 की शुरुआत में हाईकोर्ट में कुल 11 मृत्यु संदर्भ मामले लंबित थे और हालांकि बेंच और बार के ठोस प्रयासों के कारण हाईकोर्ट ने उपरोक्त सभी मृत्यु संदर्भ मामलों का सफलतापूर्वक निपटारा कर दिया है। अब उत्तराखंड हाईकोर्ट के समक्ष कोई भी मृत्यु संदर्भ मामला लंबित नहीं है। दूसरा, इसमें पहली स्वतः संज्ञान जनहित याचिका का उल्लेख है, जिसमें मुख्य न्यायाधीश ऋतु बाहरी की अगुवाई वाली बेंच ने इस समय पहले रिहाई के पात्र लेकिन सभी जी आपको बता दें कि अभी जेलों में बंद कैदियों की दुर्दशा को दूर करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया। जिन्होंने अपनी सजा के 14 साल पूरे कर लिए हैं वे रिहाई के पात्र हैं। जांच के बाद न्यायालय को उत्तराखंड भर में रिहाई के योग्य 204 दोषियों की एक व्यापक सूची प्रदान की गई है। तीसरा, इसमें जिला जेल नैनीताल में भीड़भाड़ की भयावह स्थिति के बारे में दूसरी स्व प्रेरणा जनहित याचिका का उल्लेख है, जहां कैदियों को सुविधा की क्षमता से कहीं अधिक संख्या में रखा गया था। नैनीताल जेल के निरीक्षण के बाद शुरू की गई इस जनहित याचिका में कैदियों के मौलिक अधिकारों को प्रभावित करने वाले व्यवस्थागत मुद्दों को सामने लाया गया। चौथा, इसमें तीसरे मामले का उल्लेख है कि जो जेल परिसर में श्रम में लगे कैदियों के आर्थिक कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है। जहां अदालत ने राज्य को एक जनहित याचिका के जवाब में जेलों में श्रम में लगे कैमरों और साथ ही आपको बता दें कि श्रम में लगे हुए कैदियों को समान मजदूरी प्रदान करने के मुद्दे पर विचार करने का निर्देश भी दिया है। झारखंड उच्च न्यायालय ने हाल ही में बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस द्वारा दायर एक अपील को खारिज कर दिया है, जिसमें एक सड़क दुर्घटना में मारे गए एक मृत वकील के परिवार को मुआवजा देने के फैसले को चुनौती दी गई थी। इस संदर्भ में आइए इंडिया लीगल के वेब रिपोर्टर से समझते हैं कि मोटर एक्सीडेंट में मुआवजा देने के क्या नियम है। मोटर व्हीकल्स एक्ट के सेक्शन 140 के अंतर्गत गलती की परवाह किए बिना निश्चित मुआवजे की बात करता है। निश्चित मुआवजे की राशि में मृत्यु के लिए 5 लाख, परमानेंट डिसेबिलिटी के मामले में 5 लाख और गैर घातक मामले में 50,000 का मुआवजा निश्चित करता है। सेक्शन 166 एंड 168 क्लेम्स ट्राइब्यूनल्स को ये अधिकार देता है कि वो मुआवजे की रकम पीड़ित के वेतन, उस पर कितने लोग आश्रित हैं, उसकी चोट की गंभीरता, मेडिकल एक्सपेंसेस सबको ध्यान में रखते हुए दें। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.